Students, today I will teach class 8 SST civics का फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मीन होता है, अगर हिंदी मीनिंग उसका देखा जाए तो संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड है जो कि क्या होता है, जिसमें कि रूल्स फाइंड होते हैं, रेगुलेशन फाइंड होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हर लॉ के जो भी कोई है ना प्रोविज़न बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उसके। अब कोई भी, अब आप ऐसे गेस कर सकते हैं या एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि विदाउट रूल और रेगुलेशन, ठीक है, जैसे कंट्री का तो वर्क करना डिफ़िकल्ट है ही है विदाउट रूल और रेगुलेशन। इफ़ अगर ये सोचा जाए, ये माइंड में अगर ध्यान से सोचा जाए कि अगर गेम भी जो एक नॉर्मल प्ले करते हैं हम गेम, चाहे वॉलीबॉल का ले लो, क्रिकेट का ले लो, कोई भी गेम है ना विदाउट रूल रेगुलेशन के क्या होता है, उसमें फाइट हो जाती है, वो सक्सेस नहीं होता है। वो प्ले भी क्या होगा, वो गेम भी अगर हम प्ले करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होता है। अगर उसमें रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि ये रूल रेगुलेशन है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम प्ले करेंगे किसी भी गेम को, तो वो सक्सेसफुल होता है। सेम सिचुएशन यहाँ है कि अगर सोसाइटी के अंदर हम सोसाइटी में लिव करते हैं, रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल है, बट अगर वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है, किसी प्रकार का रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी टाइप के मतलब लोगों की जो थॉट्स है विदाउट रूल रेगुलेशन चल रही है, तो वो सोसाइटी क्या होगी, सक्सेस नहीं होगी। उस सोसाइटी में जो रहना है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कंट्री के लिए रूल और रेगुलेशन फाइंड करता है। रूल और रेगुलेशन जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटन रिकॉर्ड होते हैं। तो आप जो 8th क्लास में जो बुक है आपकी एसएस की, वो आप अपने सामने ओपन करके रखिए, जिससे मैं जैसे जैसे रीड कर रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, व्हेन इट बिकम सर्टेन द इंडिया वुड शोन द इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। सॉवरेन मीन्स एक प्रभुत्व संपन्न जो नेशन है वो माना गया है। आवर लीडर्स डिसाइड दैट द फ्री इंडिया वुड अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। लीडर्स ने क्या किया था, ऐसे मतलब ये डिसाइड किया था कि इंडिया को फ्री होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। थस उन्होंने क्या किया, ईयर बिफोर 1947 प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द डिटेल्स सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बिगैन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूरा प्रिपेयर्ड होने में या अमेंड बनने में कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months and 18 days। ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा प्रिपेयर होने में, पूरा मैड होने में टोटल जो टाइमिंग थी वो कितनी लगी थी, 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, ये भी डिफाइन करता है, इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो फर्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट। क्या करता है, राइट क्या होता है, राइट्स क्या हैं, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन विच बिलोंग। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया कि वो हमारे क्या करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेकंड आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, लिमिट्स द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन। जो हमारे 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, उनकी पावर्स को भी क्या करता है, लिमिट्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट ले डाउन द प्रोसीड्यूर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। अब वो क्या करता है, गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशन होता है उसको प्रोसीड्यूर करता है, और उसकी पावर को भी क्या करता है, उनकी पावर को भी डिस्क्राइब करता है या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है।
इट मेक द स्पेशल प्रोविजन टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी होती है उसको भी क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट आता है, इट गारंटी ऑब्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजन एंड इट ऑल्सो डिफाइन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो ये क्या आ गया, ये इसके आ गई सिग्निफिकेंस आ गई। फर्स्ट आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है राइट को। सेकंड आता है वो जो गवर्नमेंट्स के ऑर्गन होती है उसकी लिमिट्स को भी क्या करता है, वो लिमिट्स को बताता है, ठीक है। एंड उसके जो पावर होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के द्वारा की जाती है। और जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को भी प्रोसीड्यूर का वर्क किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। और इट गारंटी दैट द फंडामेंटल राइट एंड ऑल्सो डिफाइन द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये क्या हो गया, आप इससे पूरे जो मीनिंग से आइटम से आप क्या समझे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया है, जहाँ पे लॉ बनते हैं, रूल और रेगुलेशन बनते हैं, जिसमें जो कि रिटन रिकॉर्ड में होते हैं। और नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस आ गई उसकी कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताया गया है। अब आप क्या जैसे इन्होंने नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुई थी, नीड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहले क्या था, जो नेपाल था, नेपाल के अंदर किंग क्या करता था, रूलर था, किंग जो था वो रूल करता था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो थे वहाँ के पीपल थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। क्यों किया प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्हें क्या थी, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फाइनली क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया कि है ना डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हो गया, जैसे ही एक्सेप्टेड हुआ कि डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, उसके बाद में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हुई, नीडेड हो गई। अब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मान लो कि एक्सेप्ट कर ली जाती है, उसके बाद में कोई न्यू जो वर्क होता है वो किया जाता है, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेड कैसे हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझने के बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई थी, वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज द कंसेप्ट डिबेट्स अपॉन द ड्राफ्ट बाय द एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले वहाँ पे डिबेट्स हुई, वहाँ पे ड्राफ्ट किए गए और वो जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर थे वो इंक्लूड हुए थे। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर द हेल्ड इन द 1946। सबसे पहले हेल्ड कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड कब हुई थी, 1946 में हेल्ड हुई थी, ठीक है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब हेल्ड हुई 1946 के, इसके जो परमानेंट जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट माने गए थे। जो B.R. अम्बेडकर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो की थी वो क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे, चेयरमैन बताए गए हैं। और लास्ट जो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे, ठीक है। और ये पूरे जब जितनी भी मीटिंग होनी थी, जितने भी ड्राफ्टिंग होनी थी, जितनी डिबेट्स होनी थी, ये सब कंप्लीट होकर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, पूरा जो की कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर हो चुका था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, ठीक है। तो और फिर जब इसको इम्प्लीमेंटेड कब किया गया था, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, इम्प्लीमेंटेड किया गया था। नेक्स्ट, और इसमें टोटल कितने मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने मेंबर रिप्रेजेंट हुए थे, यहाँ हुए थे 299 इतने मेंबर इसमें इंक्लूड हुए थे। अब जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका, ठीक है, पूरा प्रिपेयर हो चुका कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट आता है प्रीम्बल।
इसकी प्रिम्बल क्या थी, व्हाट इज द प्रिम्बल, प्रिम्बल क्या होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ ए ब्रीफ डिक्लेरेशंस ऑफ द बेसिक वैल्यू एंड आइडियोलॉजी। ओके, जो बेसिक वैल्यू और आइडियोलॉजी को क्या करता है, बेसिक वैल्यू और आइडियोलॉजी को डिक्लेरेशन करता है ब्रीफ के अंदर, वो क्या होती है, प्रिम्बल होती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रिम्बल कहते हैं। प्रिम्बल में कुछ वर्ड्स थे जो क्या किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे, जैसे सॉवेरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, ये कुछ वर्ड्स थे जो कि इसमें इंक्लूड किए गए थे। मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसको अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट आता है सॉवेरन, ये किससे रिलेटेड होता है, इंडिपेंडेंट नेशन से रिलेटेड होता है। सेकंड आता है सोशलिस्ट, ये किससे रिलेटेड होता है, ऑल जितने भी है ना फ्री सोसाइटी होती है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, उससे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है सेकुलर, ये किससे रिलेटेड होता है, रिलीजियस, जितने भी ऑल रिलीजियस इक्वली, ये रिलीजियस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये आप अच्छे से जानते हो कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेयर द गवर्नमेंट चूजन द सिटीजन थ्रू इलेक्शंस, यानी जिसमें क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक, इन इंडिया देयर इज द नो हेडिटरी रूलर्स, द हेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड इंटेंटिटी, यानी जो इंडिया क्या होता है उसमें कोई हेडिटरी रूलर नहीं होता, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद में क्या होता है, उसमें रूलर्स का या जो भी होता है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आती है जस्टिस, जो किससे रिलेटेड होती है, एकदम इंडिपेंडेंट होती है। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी लॉ से पहले क्या, जितने भी सिटीजन है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। किससे, लॉ डज नॉट डिस्क्राइबिंग ऑन द कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं लिबर्टी एंड इक्वलिटी, व्हाट इज लिबर्टी एंड इक्वलिटी, किससे रिलेट होते हैं, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, यानी उनको जो भी इक्वलिटी होगी उसमें क्या होगी, कोई किसी भी आप फील्ड में जाओगे इकोनॉमिकली या किसी भी कोई भी एनी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आपके लिए इक्वल होती है। नेक्स्ट आती है फैटर्निटी, इट मीन्स ब्रदरहुड, यानी जो भाईचारे की जो भावना होती है वो इसके अंदर होती है। इंडियन में क्या है, ब्रदरहुड की फीलिंग्स है। तो ये आपके क्या हो गई कि प्रिम्बल में कौन कौन से, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मेकिंग हो चुका है, बन चुका है, उसके बाद में फर्स्ट क्या आता है, प्रिम्बल। प्रिम्बल में कौन कौन से आ गए, कुछ वर्ड्स आ गए, सेकुलर, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक्सेट्रा, इस टाइप के ये सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रिम्बल में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब आती है सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन सी फीचर्स है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी है, फर्स्ट आती है इसमें फेडरलिज्म। ओके, फर्स्ट ये फीचर्स है फेडरलिज्म। दिस अरेंजमेंट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक लेवल होना चाहिए कंट्री में, या तो जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, हाँ लोकल लेवल हो गया। तो ये फेडरलिज्म के अंदर इंक्लूड होते हैं कि अलग अलग लेवल डिस्क्राइब किए गए हैं, अलग अलग लेवल बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, गवर्नमेंट होती है वो रूल्स करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक डिसीजन एंड द मेक द लॉ ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन। जो सेंट्रल होगी वो क्या होगा, पूरा एंटायर नेशन के ऊपर क्या करेगी, लॉ को मेक करेगी। एंड जो स्टेट होगी तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग, जो स्टेट के जो पूरा स्टेट है
उसके अकॉर्डिंग वो लॉ को मैक करेगी या रेगुलेशन राइट करेगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको वो क्या करेगी, रिस्पेक्टिव जो स्टेट होगा उसकी प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन करेगी। अब इसके अंदर क्या आती है, 3 लिस्ट आती है। 3 लिस्ट के अंदर कौन कौन सी लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ, एंड द स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, गवर्नमेंट लॉ इन द स्टेट, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आएंगे, बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर द मेक्स द लॉ। ओके, सेंट्रल जो यूनियन आ गई उसमें नेशन से रिलेटेड, सेंट्रल से रिलेटेड लॉ मेक किए जाएंगे। सेकंड जो स्टेट आ गई उसमें स्टेट से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों पे क्या करती है, शेयर कर सकती है पावर टू मैक लॉ। ओके, अब नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स। ये फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर पार्लियामेंट्री। Okay, next the parliamentary form of the government. This arrangement has the people electing the representing to the parliament, which consists of the 2 house. उसमें 2 हाउस होते हैं। कौन से होते हैं, पार्लियामेंट में आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है इसके 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से हाउस हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट आ गया लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। ये पार्लियामेंट के 2 हाउस हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट ओनली विद द एड ऑफ द एडवाइस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी जो लोकसभा का जो हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब कंट्री ने क्या कर दी, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो गई, ठीक है, फेडरलिज्म आ गया। फेडरलिज्म के अंदर उन्होंने 3 लेवल कर दिए गवर्नमेंट के अलग अलग, सेंट्रल कर दिया, स्टेट कर दिया और लोकल कर दिया। उसके अंदर उन्होंने 3 लिस्ट दे दी, यूनियन लिस्ट दे दी, स्टेट लिस्ट दे दी और नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट दे दी। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम दे दिया, उसमें 2 हाउस बता दिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो भी होता है हेड प्राइम मिनिस्टर वो क्या करता है, वर्क करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू वर्क करता है। एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है उसने जितनी भी वो पूरा उसका वर्क बताया वो प्रेसिडेंट के थ्रू बता दिया। पर नेक्स्ट जो अब उसने दिया है थर्ड, सेपरेशन ऑफ द पावर, उसमें 3 ऑर्गन बताए हैं। जो गवर्नमेंट के है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर। फर्स्ट इसमें क्या आता है, इसी थर्ड का ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आता है फर्स्ट लेजिस्लेचर। सेकंड आता है एक्टिव और थर्ड आता है जुडिशरी। ओके, ये 3 इसके ऑर्गन आ गए, यानी इसने क्या कर दिया, पावर का सेपरेशन कर दिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, द असाइन द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द डिस्टिंक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पावर। उसको अलग अलग क्या कर दी, रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ इन ऑर्गन में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये 3 ऑर्गन हो गए। फर्स्ट हो गया लेजिस्लेचर, सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव और थर्ड हो गया जुडिशरी। अब इसको 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कंस्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। दिस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। पैरामाउंट इट मीन्स सर्वोच्च, सबसे जो ऊपर सर्वोच्च है वो उसकी इंपॉर्टेंस किसकी होती है,
लेजिस्लेचर की होती है ना, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, लेजिस्लेचर की है। एज इट इज द मैक्स ऑफ द यूनियन लॉ एंड द कंट्रोल द एक्सिक्यूटिव। ओके, वो यूनियन लॉ को क्या करता है, मैक्स करता है, एंड कंट्रोल किसका करता है, एक्सिक्यूटिव का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आती है एक्सिक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। वो क्या है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। सबसे पहला उसका वर्क क्या होता है, वो इम्प्लीमेंटिंग करती है लॉ का, यानी जो लेजिस्लेचर क्या करती है, यहाँ पे लेजिस्लेचर का वर्क क्या हो गया, अगर देखा जाए इसको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, लेजिस्लेचर क्या करती है, मेक द लॉ। ओके, एंड जो ये एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, इम्प्लीमेंटिंग। ये क्या करता है, इसको लागू करता है, ये बनाता है, ये लागू करता है, एंड ये क्या करता है, पनिश करता है जब भी कोई लॉ को ब्रेक करता है। यानी जब भी कोई लॉ को ब्रेकर करता है तो ये क्या करता है, पनिश करता है। लॉ जो ब्रेकर होंगे, कानून को तोड़ने वाले होंगे, रूल रेगुलेशन को जो ब्रेक करने वाले होंगे, ब्रेकर होंगे, उनको ये क्या करता है, पनिश करता है। तो जुडिशरी क्या हो गया, पनिश करने वाला हो गया, लेजिस्लेचर मेक द लॉ हो गया, एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ हो गया, और थर्ड जो है वो पनिश ऑफ द लॉ ब्रेकर, यानी जो कानून को तोड़ने वाला होगा या रूल रेगुलेशन को तोड़ने वाला होगा उनको वो पनिश करेगा। एक बार लैंग्वेज है वो आप बुक से रीड कर सकते हो, जैसे जुडिशरी, इट इज द ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट organ of the government which ensure that the law and the rule of the country and follow properly। यानी रूल और रेगुलेशन होते हैं, लॉज होते हैं, वो क्या करते हैं, रेगुलरली फॉलो करने के लिए बोलता है, एंड दैट द राइट एंड द राइट ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड। और सबसे बड़ा वर्क क्या करता है, जुडिशरी होते हैं, जो सिटीजन के राइट होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आती है इसकी फीचर्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, ये थर्ड फीचर्स थी। फोर्थ फीचर्स में क्या है इसकी, ओके, ये इसकी नेक्स्ट फीचर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस इज द असेंशली मीन्स वन पर्सन वन वोट। इसका सबसे बड़ा क्या हो गया, मीनिंग इसका ये है कि वन पर्सन वन वोट देगा, ठीक है। और जो वो वन पर्सन होगा वो क्या होना चाहिए, 18 ईयर से अब वो होना चाहिए, वो क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस होता है। वन पर्सन वन वोट एवरी सिटीजन, और क्या होना चाहिए, 18 ईयर अब वो होना चाहिए, ठीक है। और जो कोई भी ये जो राइट्स होते हैं आपके, राइट्स टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, द कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, यानी किसी भी कास्ट और जेंडर के अकॉर्डिंग आपके वोट का जो राइट है वो आपसे इरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती, उसको छीना नहीं जा सकता है। तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। ये फोर्थ फीचर्स थी, किसकी फीचर्स हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर्स, नेक्स्ट फिफ्थ फीचर्स आपकी क्या आती है, द फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फीचर्स है फंडामेंटल। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखे हैं, सिटीजन को 6 राइट दे रखे हैं, ठीक है। उन 6 राइट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो उसकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाती है। अदरवाइज तो क्या होता है, हर एक पर्सन उसको क्या कर सकता है, किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क के लिए फोर्स कर सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बना दिया, ऐसे 6 फंडामेंटल राइट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिस अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सिटीजन होता है वो अपनी लाइफ प्रॉपरली क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है। जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उसमें फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट राइट क्या आता है इसके अंदर, राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
फोर्थ, right to freedom to religious. Right to freedom to religious. Fifth, culture and education right. और लास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. अब वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं अपन राइट को. फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी. अगर लैंग्वेज रीड करनी है तो फर्स्ट बुक में से आप लैंग्वेज रीड करोगे क्या. फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं कि राइट कौन कौन से राइट हैं जो इक्वलिटी में इंक्लूड किए गए हैं. फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ. इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ. ओके, ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि जितने ऑल पर्सन है वो क्या है, लॉ का बिफोर इक्वल है. ठीक है. नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस रेस कास्ट एंड जेंडर. नेक्स्ट उसके बाद में आता है ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस. ओके, जितने भी सिटीजन है वो क्या होते हैं, ऑल पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. यानी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के आती है अपॉर्चुनिटी की, जहाँ पे भी बात आती है तो वहाँ पे के जितने भी सिटीजन है वो इक्वल माने गए हैं. नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम. तो ये आपका राइट टू इक्वलिटी एक्सप्लेन हो गया अच्छे से कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे इक्वलिटी होनी चाहिए, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट कास्ट और क्रीड और जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और बिफोर लॉ भी क्या होना चाहिए, सिटीजन इक्वल होने चाहिए. ओके, तो फर्स्ट हो गया इक्वलिटी अपना कंप्लीट. नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम. व्हाट इज द फ्रीडम. फ्रीडम क्या है. फ्रीडम टू टाइप की. एक तो फ्रीडम होती है जो क्या होती है विदाउट रूल रेगुलेशन होती है. उसमें क्या होता है जो पर्सन होता है वो अपना क्या करता है, मनमाना बिहेवियर करता है. लेकिन रूल और रेगुलेशन के साथ में जो फ्रीडम होती है वो राइट टू फ्रीडम होती है ना. अब उसमें फर्स्ट आता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यानी हर एक पर्सन या हर एक सिटीजन को ये फ्रीडम होती है कि वो स्पीच दे सकता है, एक्सप्रेशन कर सकता है. नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू द असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. विदाउट आर्म्स के, आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार. ओके, उनसे क्या कर सकता है वो असेंबली को पीसफुली क्या कर सकता है, फ्रीडम के रूप में उसको प्रिसाइड कर सकता है. नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. उसके नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली. ठीक है. ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली. फ्रीडम टू रिसाइड द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. वो कंट्री की किसी भी पार्ट में क्या कर सकता है, रिसाइड कर सकता है. नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस ऑफ ऑक्यूपेशंस. ओके, यानी वो उसको फ्रीडम होती है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अंदर क्या कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है. नेक्स्ट आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मीन होता है शोषण. यानी कोई किसी को क्या कर रहा है कि एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हो. ठीक है, कोई किसी के थ्रू क्या हो, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा हो. एनी सिटीजन भी, कोई भी पर्सन किसी के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए. इट प्रोवाइड ऑल फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर. यानी जो लेबर्स को फोर्स करके लेबर्स का वर्क करवाते हैं, सबसे पहले ये उसको क्या करता है, प्रोहिबिट्स करता है. उसमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है. नेक्स्ट आता है इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर. यानी 14 ईयर्स से पहले अगर चाइल्ड लेबर करवाई जाती है तो उसको क्या करता है,
वो रोकने की कोशिश करता है, वो रोकता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और जो मान लो कि जो भी ह्यूमंस है, जो भी पीपल्स है, जो भी सिटीजन्स है, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को तोड़ता है या जो भी करता है, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। अब 4th नंबर का आता है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस। एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन को ये राइट होता है कि वो किसी भी रिलीजियस में क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है उसमें, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ऑल माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटी है, हैव द राइट द कंजर्व द डेवलप्ड ऑफ द अवन कल्चर्स। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। और नेक्स्ट और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अंडर द राइट सिटीजन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट इफ दे फील एनी ऑफ दियर फंडामेंटल राइट्स हैज द वायलेट बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा वो क्या कर सकता है, वहाँ पे ये आपके क्या हो गए, 6 राइट्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस, फिफ्थ आ गया कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट, एंड सिक्स आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज। तो आज हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को एक्सप्लेन कर लिया। फर्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफाइन कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट इज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्क्राइब कर लिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या थी, 4-5 पॉइंट उसके डिस्क्राइब किए। अब क्यों हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले नेपाल का एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन किया कि नेपाल के अंदर पहले क्या था, किंग रूल करता था, उसके बाद में क्या हुए पर्सन ने, सिटीजन ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो उसके बाद में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने की नीड हुई। तो उसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको मेक करने का हमने सोचा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने में कितना टाइम लगा था, पूरा 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था। उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 299 मेंबर्स। उसमें फर्स्ट जो मीटिंग हेल्ड हुई थी उसमें इतने मेंबर इंक्लूड हुए थे। उसके जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। तो इस टाइप से हमने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ था उसके बारे में रीडिंग की। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले क्या थी, प्रिम्बल कैसे, क्या प्रिम्बल थी उसकी, प्रिम्बल व्हाट इज प्रिम्बल, उसकी डेफिनेशन को रीड किया, जहाँ पे वैल्यू और आइडियोलॉजिकल को क्लेरिफिकेशन होती है ब्रीफ में, वो क्या होती है, प्रिम्बल होती है। प्रिम्बल में कुछ वर्ड्स थे, कौन कौन से वर्ड्स आए थे, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवेरेन, अदरवाइज लिबर्टी, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो वर्ड्स आए थे इनको एक्सप्लेन किया गया है। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कौन कौन सी थी, फर्स्ट फेडरलिज्म थी, सेकंड कौन सी थी, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, थर्ड सेपरेशन ऑफ द पावर्स थी, फोर्थ में कौन सा आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस आया, और फिफ्थ में कौन से आ गए, फंडामेंटल राइट आए, जो कि फंडामेंटल राइट को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसी अकॉर्डिंग 1 by 1 क्या करोगे, अपने नोटबुक के अंदर नोट्स बनाओगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन लिखी, फिर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद में उसकी सिग्निफिकेंस, फिर उसके अकॉर्डिंग से उसमें नेपाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर उसमें प्रिम्बल आई हुई है, फिर मेक द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसमें प्रिम्बल है, प्रिम्बल में कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं उनको, और फिर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पूरी कंप्लीट क्या करोगे, 1 by 1 को नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे। तो आज का आपका होमवर्क डू राइट नोट्स इन फेयर नोटबुक। ओके,
तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो था मैं करने का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट जो पार्ट होगा, उसमें आपके क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 11 दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस प्रकार हमें गिवन किए हैं 6 फंडामेंटल राइट, उस अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, उस अकॉर्डिंग उन्होंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी क्या किया है, डिस्क्राइब किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।